नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी अपनी दुकान में जान फूंकने की उधेड़बुन में है। तभी दिल्ली के उपराज्यपाल को अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा था और चुनाव टालने की कोशिश की थी। दिल्ली में फिर से सरकार बनाने की सोची गई। केजरीवाल एंड पार्टी को डर था कि चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी की सुनामी में आप उड़ जाएगी, इसलिए मौजूदा विधानसभा में फिर सरकार बनाने की कोशिश हुई। हिसाब से आप और कांग्रेस में तालमेल बनना चाहिए था। दोनों के सामने अस्तित्व का संकट है। दोनों नरेंद्र मोदी के खिलाफ साझा लड़ाई की सोच सकते हैं, लेकिन तब आपके औचित्य पर सवाल उठेगा। यदि उसे कांग्रेस की बी टीम या ए टीम बनना है तो फिर उसकी अलग पहचान कैसे रहेगी। एक वक्त अरविंद केजरीवाल लोगों की उम्मीदों के नायक बने थे, लेकिन उन्होंने गलती की जो जनता के रथ पर सवार दूसरे नायक नरेंद्र मोदी से पंगा लिया। जनता कांग्रेस पर गुस्सा थी और केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ गुस्सा बताया। मोदी से लड़ाई लड़ी, जात पात और मुस्लिम वोटों की राजनीति की। केजरीवाल भले अपने को मोदी के खिलाफ नंबर 1 लड़ाकू बनाए, लेकिन साथ तो कांग्रेस का ही बनता है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सियासी गपशप और सुर्खियां है। शुरुआत गपशप से करते हैं। स्मृति ईरानी के हलफनामे में गड़बड़ी और उनकी तालीमी अहलियत को लेकर जो तनाजा हुआ है, उससे कांग्रेस के आला रहनुमा खुश हैं। भले कहा जा रहा है कि कांग्रेस में अजय माकन से नाराजगी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की हिकमत अमली के तहत ही स्मृति ईरानी की डिग्री का मामला उठाया था और ट्वीट किया था। मनीष तिवारी ने उनकी बात काटने वाला जो बयान दिया, उसकी वजह इन दोनों रहनुमाओं की आपसी खींचतान है। असल में कांग्रेस चाहती है कि पहले दिन से हुकूमत का फोकस भटकाया जाए, तभी हुकूमत कामकाज शुरू करती। उससे पहले स्मृति ईरानी को लेकर तनाजा खड़ा कर दिया गया। इससे पूरे 2 दिन हुकूमत की तरजीहात, एजेंडे और 7 ममालिक की बातचीत के बजाय स्मृति के तनाजे पर मीडिया का फोकस बना रहा और हुकूमत भी इसके दिफा में जुटी रही। ये तनाजा थमता उससे पहले अजय माकन ने नृपेंद्र मिश्र को वजीर आजम का चीफ सेक्रेटरी बनाने के लिए लाए गए ऑर्डिनेंस का मसला उठा दिया। कांग्रेस के माहिरीन जराये का कहना है कि आने वाले दिनों में भी कांग्रेस इस मंसूबे पर काम करेगी। वो छोटे मसलों पर बड़ा तनाजा खड़ा करेगी ताकि मीडिया का फोकस उस तरफ किया जा सके। कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा का कहना है कि हुकूमत को एजेंडा तय करने से रोकना है ताकि पहले दिन से एंटी इनकम्बेंसी की हवा बनाई जा सके। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने की बहस का मामला अभी उठाने का क्या मतलब है? क्या बीजेपी ने सोच समझकर ये मसला उठाया है, या चूंकि पीएमओ के ममलिकती वजीर जम्मू से हैं, इसीलिए उन्होंने पहला बयान इसको लेकर दिया है? इस तनाजे के अभी शुरू होने से बीजेपी के भी कई रहनुमा हैरान हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पहला हमला जम्मू कश्मीर पर नहीं होना चाहिए था। ये बात बीजेपी के कई रहनुमा भी कह रहे हैं। ये सही है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन वहाँ बीजेपी सिर्फ जम्मू इलाके तक महदूद है और उस लिहाज से ये एक बड़ा कौमी मसला है। दूसरा, बीजेपी को पता है कि इसे हटा पाना इंतहाई मुश्किल है। इसके लिए आइन में तरमीम की जरूरत पड़ेगी, जो फिलहाल मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की थ्योरी में भी दम नहीं है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि आर्टिकल 370 की शिक 2 और 3 में साफ लिखा है कि इसे हटाने के लिए आईनी मजलिस की जरूरत होगी, जो अब मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो आइन में तरमीम करके 2 शिक को हटा सकती है और उसके बाद इस आर्टिकल 370 को मुस्तरद कर सकती है। लेकिन इसके लिए दोनों ऐवान में मुकम्मल अक्सरियत की जरूरत होगी और ये तभी मुमकिन होगा जब हुकूमत मुश्तरका इजलास बुलाकर फैसला कराए। लेकिन ऐसा करने की कोई वजह फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बीजेपी के जो सीनियर और बुजुर्ग रहनुमा रिटायर हो गए हैं या कर दिए गए हैं, उनमें से शायद ही कोई गवर्नर बनने के लिए तैयार होगा। पार्टी के कई रहनुमाओं ने इंतखाब नहीं लड़ा है, लेकिन सब अपने लिए कौमी सियासत में किरदार तलाश रहे हैं। जो रुकन पार्लियामेंट बन गए हैं वो भी कोई न कोई किरदार देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर मुरली मनोहर जोशी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मिलकर कहा कि वो उनकी टीम में कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। कहा जा रहा है कि शांता कुमार, सीपी ठाकुर और उत्तराखंड के तीनों साबिक वज़ीर आला भी अपने लिए कुछ न कुछ काम खोज रहे हैं। लेकिन जो लीडर इंतखाब नहीं लड़े हैं, उनमें 3 नाम अहम हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह, दिल्ली असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा रहे विजय कुमार मल्होत्रा और साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा इस बार इंतखाब नहीं लड़े हैं। कायदे से बीजेपी हुकूमत इनको गवर्नर बना सकती है, लेकिन इनमें से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है। इसी तरह बीजेपी छोड़कर गए और बाड़मेर से इंतखाब लड़कर हारे जसवंत सिंह की बीजेपी में वापसी की बहस हो रही है, लेकिन वो भी किसी गवर्नर हाउस में जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। बीजेपी को गवर्नर हाउस में भेजने के लिए दूसरी तीसरी कतार के लीडर ही ढूंढने पड़ेंगे। अब आज की
सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश के मूड को बूझ सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट की दूसरी मीटिंग में कामकाज की अपनी तरजीहात को जाहिर किया है। उन्होंने अपने वज़रा के सामने 10 नुकाती एजेंडा पेश किया और तमाम वज़रा से 100 दिन के कामकाज का एजेंडा पूछा है। मोदी ने अपने वज़रा से कहा है कि वो बताएं कि उनकी तरजीहात के इशूज क्या हैं और पहले से ज़ेरे इल्तवा कौन कौन से मामलात हैं जिन पर फैसला होना बाकी है। पार्लियामानी उमूर के वजीर वेंकैया नायडू ने कहा है कि मोदी की तरजीहात गुड गवर्नेंस और पॉलिसियों पर अमल है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग में मोदी ने कहा कि इक्तिसादी तरक्की के रास्ते की रुकावटों को हटाना उनकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। अलावा अजीम उन्होंने तालीम, तवानाई और पानी को अपनी तरजीह बताया है। मोदी ने बुनियादी ढांचे में बेहतरी लाने, पॉलिसियों पर सिलसिलेवार तरीके से अमल करने, पॉलिसियों में एक तसलसल बनाए रखने, सरकारी टेंडरों में ई नीलामी को फरोग देने, अलग अलग वज़रा के बीच तालमेल बनाने, अफसरान का एतमाद बहाल करने, उन्हें मजबूती फराहम करने और आजादी देने के साथ साथ अवामी बुनियाद पर हुकूमत व नस्ल नस्ल देने का 10 नुकाती अज़्म जाहिर किया है। वेंकैया नायडू ने बताया कि महंगाई पर काबू पाना हुकूमत की तरजीहात में सबसे ऊपर है। वज़रा को अपने निजी स्टाफ में रिश्तेदारों को नहीं रखने की हिदायत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसी हिदायत पहले से मौजूद है। नायडू ने ये भी बताया कि मोदी कैबिनेट के साथियों और सेक्रेटरी से मुतय्यन तौर पर मुलाकात करेंगे। चीन के वजीर आजम ली कीयांग ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फोन किया और उनसे करीब निस्फ घंटे तक बातचीत की। वजारत खारजा के तर्जमान सैयद अकबरुद्दीन ने ट्विटर पर बताया कि चीनी वजीर आजम का फोन आया और उन्होंने वजीर आजम से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि एशिया के दोनों बड़े ममालिक साथ मिलकर काम करेंगे और ताउन कायम रखेंगे। दोनों लीडरान के बीच करीब 25 मिनट तक बेहतर माहौल में बातचीत हुई है। बाद में एक दूसरे ट्वीट में वजारत खारजा ने कहा कि चीन हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी में हमेशा तरजीहात में रहता है। मोदी के हलफ लेने के बाद चीनी वजीर आजम ली पहले आलमी रहनुमा हैं जिन्होंने उनको फोन किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने आबाई रियासत गुजरात की वडोदरा सीट से इस्तीफा दे दिया है। वो लोकसभा में उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट की नुमाइंदगी करेंगे। मोदी इन दोनों सीटों से जबरदस्त वोटों के फर्क से कामयाब हुए थे। हालांकि वडोदरा में उनकी जीत का फर्क वाराणसी से ज्यादा था, ताहम सियासी तौर से वाराणसी में उनके इलेक्शन लड़ने का ज्यादा बड़ा असर हुआ था। दोनों जगह से उनके जीतने के कुछ दिन के बाद ही बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने इशारा किया था कि वो वाराणसी सीट अपने पास रखेंगे। बहरहाल अब वडोदरा सीट से मुमकिन उम्मीदवार के नाम के कयास तेज हो गए हैं। कहा जा रहा है कि मोदी के करीबी पार्टी जनरल सेक्रेटरी अमित शाह इस सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। नई लोकसभा का पहला इजलास 4 जून से 11 जून तक चलेगा। पार्लियामेंट के एक हफ्ते के खुसूसी इजलास की सिफारिश आज हुई कैबिनेट की मीटिंग में की गई। पार्लियामानी उमूर के वजीर वेंकैया नायडू ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो इजलास एक दिन और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये नए स्पीकर की राय से किया जाएगा। नए स्पीकर का इंतखाब 6 जून को किया जाएगा। उससे कबल 2 दिन लोकसभा के लिए चुने गए नए अरकान को हलफ दिलाया जाएगा। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी दोनों ऐवान के मुश्तरका इजलास को 9 जून को खिताब करेंगे और उसके बाद 2 दिन सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस होगी। बहस के आखिर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसका जवाब देंगे। एक हफ्ते के खुसूसी इजलास के कुछ दिन के बाद पहला बाज़ाब्ता इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जो इस हुकूमत का बजट इजलास होगा। सबसे सीनियर रुकने पार्लियामेंट कमलनाथ प्रोटेम स्पीकर होंगे और वो 4 और 5 जून को तमाम मेंबरान पार्लियामेंट को हलफ दिलाएंगे। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने आज वजारत दाखिला का कलमदान संभाल लिया है। पीर के रोज वजारत का हलफ लेने के 3 दिन के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को संभाला। दाखिला सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी और वजारत के अफसरान ने नॉर्थ ब्लॉक वाक़े वजारत दाखिला में गुलदस्ता पेश कर उनका इस्तकबाल किया। राजनाथ सिंह ने अपने दफ्तर से थोड़ी दूर पर वाक़े मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर फूल भी चढ़ाए। उन्होंने कहा कि मुल्क के इत्तेहाद में सरदार पटेल का जबरदस्त ताउन था। उन्होंने जो कुछ किया उसे अदा नहीं किया जा सकता है। वजारत दाखिला में ममलिकती वजीर किरण रिजिजू ने भी आज ही वजारत में अपनी जिम्मेदारियों को संभाला है।
फरोग इंसानी वसाइल की वजीर स्मृति ईरानी ने अपनी तालीमी अहलियत को लेकर चल रहे तनाज़े पर आज अपनी खामोशी को तोड़ा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि उनके कामकाज की बुनियाद पर तज्जिया किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उससे उनका ध्यान भटकाने के लिए मज़मून से अलग बहस का बड़ा इशू बनाया गया है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने उनकी काबिलियत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वो ग्रेजुएट भी नहीं है। अजय माकन ने ट्वीट करके ये कहा था। उसके बाद से इस पर बहस चल रही थी। स्मृति ईरानी ने 2004 और 2014 के हलफनामे में अलग अलग तालीमी काबिलियत बताई है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में आज कुछ भी नहीं कहा। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। केजरीवाल एंड पार्टी की सबसे बड़ी गलती कांग्रेस के पुराने फार्मूलों पर राजनीति करने की है। केजरीवाल ने वामपंथियों के असर में भारत माता को भुलाया और इंकलाब जिंदाबाद किया, साथ ही नमाजी टोपी भी पहनी। इन बुनियादी गलतियों को ठीक किए बिना उसका कुछ नहीं बनना है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। अरविंद केजरीवाल ने करीब एक हफ्ता दिल्ली की तिहाड़ जेल में बिताया। इस दौरान जरूर उन्होंने अपने अब तक के सियासी सफर पर गौर किया होगा। ये गौर करते हुए उन्होंने जरूर सोचा होगा कि कैसा ख्वाबों जैसा सफर था। एक साल की सियासत में मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में हुकूमत बनाने का मौका मिला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तब उनको अपनी गलतियों का ध्यान आया होगा। हालांकि वाराणसी से आम इंतखाब लड़ते हुए उन्होंने अपनी एक गलती खुलेआम कबूल की थी। उन्होंने कहा था कि वजीर आला की कुर्सी छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने मंजर-ए-आम आकर दिल्ली और मुल्क की आवाम से इस गलती के लिए माफी भी मांगी थी। लेकिन सवाल है कि क्या ये माफीनामा वापस पार्टी को उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए काफी है। ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि आम इंतखाबात की शिकस्त के बाद भी केजरीवाल और उनकी टीम ने अलामती सियासत बंद नहीं की है। हतक इज्जत के मुकदमे के लिए जमानत का मुचलका नहीं जमा कराना और इसके लिए जेल चले जाना और फिर ऊपर की अदालत में मुचलका देकर जमानत लेना और उसको अपनी जीत बताना आपकी ऐसी सियासत रही जिसने दिल्ली की आवाम को संजीदगी से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन केजरीवाल की मुश्किल ये है कि वो हकीकी और ठोस सियासत कर ही नहीं सकते हैं। उनको ख्वाब दिखाकर उसूली और ख्याली बातें करके इक़्तिदार हासिल करने का ऐसा चस्का लगा है कि वो इसे ही हकीकी सियासत मानते हैं। हालांकि ये कहने का मतलब ये नहीं है कि वो रिवायती सियासत ही करें तभी कामयाब होंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन्हें अलामती और उसूली ख्याली बातों की सियासत की हदों को समझ जाना चाहिए। गांधी टोपी लगाने से कोई ईमानदार नहीं माना जाएगा या इमामों के दरवाजे पर चक्कर लगाने से कोई सेक्युलर भी नहीं माना जाएगा और एक या दो बिरादरियों की सियासत से हुकूमत मैनेज नहीं हो पाएगी। अगर वो इस आम इंतखाबात के नताइज का ईमानदारी से तज्जिया करें तो अपने आप उन्हें जमीनी हकीकत का अंदाजा लग जाएगा। ईमानदार और सेक्युलर छवि के बावजूद सभी को साथ लेकर चलने की सियासत करना हुकूमत की सबसे अहम शर्त है। पूरे मुल्क में आपकी हालत से ये बात भी साबित हुई है कि किसी भी पार्टी के लिए तंजीम बहुत बड़ी ताकत है। आपने अभी तक दिल्ली में अपनी मजबूत तंजीम नहीं बनाई है। सिर्फ केजरीवाल और उनकी चौकड़ी है या कुछ उसूली सियासत करने वालों का ग्रुप है जो सोशल मीडिया में काम कर रहा है। आपके पास वॉलंटियर हैं, लेकिन उनको मुत्तहिद करने की कोई कोशिश नहीं की गई। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी हर लोकसभा सीट पर दूसरे नंबर पर रही। इसका मैसेज है कि अभी दिल्ली के लोग कांग्रेस और बीजेपी के मुतबादिल के तौर पर आपको देख रहे हैं, लेकिन उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो फित्री मुतबादिल नहीं है, बल्कि हालात ने उनको बनाया है। इसलिए इस पोजीशन में बने रहने के लिए उनको अपनी तंजीम बनानी होगी, पुरानी गलतियों को ठीक करना होगा, ज्यादा इनकलाबी बनने की उम्मीद में बुनियादी हकीकतों को नजरअंदाज नहीं करना होगा और लाजमी तौर पर अपनी पार्टी को एक हैसियत देनी होगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद आप पार्टी के भविष्य पर चर्चा करेंगे। सबसे नई पार्टी को इतनी जल्दी अपने को री इन्वेंट करना होगा, नए सिरे से बनाना होगा, यह किसी ने सोचा नहीं था। सवाल है, चुनाव में आपकी बनी जमीन कितनी ठोस और उपयोगी है, उसका क्या भविष्य है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा है। विनोद जी, बतौर राजनीतिक समीक्षक आप अरविंद केजरीवाल और उनकी आप पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, उन्होंने बड़ी अच्छी शुरुआत की, पुरजोर तरीके से शुरुआत की और लोगों का मन जीता, उनका मानस जीता, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। उसके बाद जब पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की, दिल्ली में शुरुआत की, बहुत अच्छा प्रदर्शन था उनका, सरकार बनाई। लेकिन देखिए, एजिटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत फर्क होता है व्यास जी, आप जानते हैं। और वो
एजिटेटर से एडमिनिस्ट्रेटर में इवॉल्व नहीं हो सके। उनको दिक्कतें आई क्योंकि उन्होंने वादे इतने लंबे चौड़े कर दिए थे जनता के साथ, और उनके पास आंकड़े थे नहीं, लेकिन फिर भी वो सरकार में चले गए। और जब पहला ऐसा मौका आया जब लोकपाल पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने उनका साथ देने से मना कर दिया, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। शायद उनकी अपेक्षा यह रही होगी कि इस देश में जो भी सत्ता का परित्याग करता हुआ नजर आता है, लोग उसको पूछते हैं। ये कुछ हद तक बात सही है, लेकिन इस केस में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार का जो मशीन थी, उसने इस आदमी को भगोड़ा पेंट कर दिया। ठीक जी, क्योंकि इसमें नहीं, सबसे तो ज्यादा अब नुकसान वही अब मेरा कहना है कि वो सब हो गया इतिहास से, लेकिन अब इस चुनाव नतीजों के बाद उनकी भगोड़ा इमेज से बाहर निकलकर वो अपने को कैसे री इन्वेंट करेंगे। देखिए, उनकी 4% वोट दिल्ली में बढ़ी है ये लोकसभा के इलेक्शन में, और दिल्ली में नंबर 2 की पार्टी वही थी, कांग्रेस कहीं नहीं थी। अगर किसी ने दिल्ली में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ी है तो आम आदमी पार्टी लड़ी है। ये क्रेडिट आप उनसे नहीं नहीं वो है, लेकिन जी सुन लीजिए ना, तो 4% उनका वोट बढ़ा है, लेकिन जो उनका एक स्टेज पे जो उन्होंने जनता को हिप्नोटाइज किया हुआ था, वो जो उस स्थिति से जनता बाहर निकल आई है और वो सवाल पूछना शुरू कर दिया है। और मैं ये मानता हूं कि दिल्ली के अगले इलेक्शन में भले ही ये सरकार बनाए ना बनाए, लेकिन दिल्ली में प्रमुख विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ही होगी। वो ठीक है, लेकिन एक समय नरेंद्र मोदी के विरोध में उतरकर पहले एक तरह से जिस तरह जनता पर जादू किया था, तो लगता था या जो मुहिम थी, शुरुआती मुहिम ये थी कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ ये आंदोलन में उतरे थे और उस कारण कांग्रेस के खिलाफ माहौल का उनको फायदा मिलता लगा, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतर गए, इसलिए उनको नुकसान हुआ। तो अब आपके अनुसार वो नरेंद्र मोदी के नंबर 1 विरोधी रहेंगे या कांग्रेस के साथ नरेंद्र मोदी के अपोजिशन में वो एक साझा टीम बनेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस साथ मिलकर कुछ काम करेंगे। अगर करेंगे तो खुदकुशी होगी। जी, वो इसका मतलब ये कि आप क्या मानते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी अपने बूते स्वतंत्र विपक्ष के एक बड़े रोल में उभर सकते हैं? कह रहा हूं आपको कि वो प्रमुख विपक्षी दल होगा दिल्ली असेंबली में। अगर उनके राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे तो दूर की बात है ना व्यासी, अभी 4 सीटें पाने के बाद प्रमुख विपक्षी दल, तो वो तो 20 बरस का प्लान बता रहे हैं। पर उन्होंने उम्मीद ये उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को खुशी होगी अगर ये प्रमुख विपक्षी दल हो जाएगा, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का जो स्लोगन था कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो कार्यान्वित हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये इतना आसान होगा, नहीं, पर क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल ने बड़ी गलती ये की कि उन्होंने संपूर्ण भारत में अपने पर फैलाने की कोशिश की। इसीलिए अब तो दायरा तो बहुत बड़ा हो गया ना सोच का। सुनिए तो सही। और उनकी कोशिश ये थी कि वो इसी इलेक्शन में एक नेशनल पार्टी बनके उभरे वोट परसेंटेज के हिसाब से, वो नहीं हुआ। लेकिन ये बात सच है कि अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अपना ध्यान केंद्रित करती और इतने व्यापक स्तर पे इलेक्शन नहीं लड़ती, तो 15 सीट कम से कम इसको मिलती इन 3 स्टेट से, और फिर एक वो संसद में भी एक बड़ा प्रभावी रोल हो सकता था, और वो संसद में एक बड़ा प्रभावी और बड़ा गुट बनकर उभरती। लेकिन इससे ये तात्पर्य नहीं है कि 4 लोग संसद में हंगामा नहीं कर सकते। 4 लोग भी संसद में हंगामा कर सकते हैं। ये क्या संभावना है कि गैर कांग्रेसी विपक्ष, भले वो लेफ्ट हो, भले क्षेत्रीय पार्टी, उनके साथ आप पार्टी अरविंद केजरीवाल उनका एक चेहरा बने या उनके साथ तालमेल करके जनता दल कुछ करें? ने तो उनका समर्थन कर ही दिया था। वही तो इसीलिए, और लेफ्ट भी जो लेफ्ट सीपीआई सीपीएम भी, लेफ्ट पे उन्होंने अभी तक कोई अटैक नहीं किया जी। अगर आपको मैं बताता चलूं कि लेफ्ट पार्टीज पे उन्होंने कोई अटैक नहीं किया, तो ये लोग जो है ये इनके नेचुरल अलाइज हो सकते हैं और ये लोग मिल के काम करेंगे, और कांग्रेस को भी उसमें साथ इन लोग को लेना पड़ेगा, क्योंकि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो उसके साथ जो वस्तुस्थिति है वो बदल जाती है। पार्लियामेंट में कम से कम फ्लोर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, जहां पर जो रूलिंग कोalition है उसके पास ऐसे आंकड़े हों कि अपने दम पे वो लेजिस्लेट कर सकती है, तो उसको उसके जवाब में एक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, वो हर पॉलिटिकल पार्टी जो कि विपक्ष के पाले में बैठी हुई है उसके बीच में होने की संभावना है। उस कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी बुलबुले की तरह खत्म नहीं है, संभावना है और आगे आप इसको उभरता हुआ मानते हैं? देखिए,
बुलबुले की बात आप क्यों कर रहे हैं? नहीं आप पॉलिटिकल पार्टी जो होती है जी, ये तो पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी, इसका कोई लंबा इतिहास नहीं है। एकदम जिस अंदाज में उम्मीदें पैदा की और जिस अंदाज में इस नीचे जमीन पर आए। जब टीडीपी खड़ी हुई थी, आज के दिन वो एनडीए के साथ है, आप उस पर कटाक्ष नहीं करना चाहेंगे, लेकिन टीडीपी जो है वो भी एक बिल्कुल वो भी एक ही दिन में बनी हुई पार्टी थी और एकदम सत्तारूढ़ हो गई थी और आज तक जिंदा है। तो अगर आपके पास ऐसी मिसालें हैं, आपके पास तृणमूल कांग्रेस जैसी मिसालें हैं, आपके पास जो लोग जनता दल से निकल के घटक बने बीजू जनता दल जैसी मिसालें हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी क्यों नहीं मिसाल बन सकती? तो इसलिए मैं अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी को राइट ऑफ नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो उनका पोटेंशियल था उसके अनुसार वो अपनी लेजिस्लेटिव प्रेजेंस पार्लियामेंट में हासिल नहीं कर सके। जी विनोद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।